फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यूजर ए वांट टू सेंड एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, ए क्या चाहता है, बी को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है। ओके, इस तरीके से द प्लेन टेक्स्ट ऑफ ए इज एनक्रिप्टेड विथ, तो ए का जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कौन सी की के साथ एनक्रिप्ट करेंगे। क्या इस प्लेन टेक्स्ट को हम ए की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे, या ए की प्राइवेट की से, या बी की पब्लिक की से, या बी की प्राइवेट की से। तो देखिए एक बात तो देखिए आप, ए के पास इसकी पब्लिक की प्लस प्राइवेट की दोनों है, और बी के पास इसकी पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों है। तो आप पब्लिक की को समझ सकते हो, एक तरीके से ये लॉक की तरह काम करता है, और प्राइवेट की एक तरीके से की तरह काम करता है। ओके, तो देखिए अगर ए ने खुद की पब्लिक की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया, ओके, खुद की पब्लिक की से, जैसे ए की पब्लिक की है ना, इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया, तो बी उस मैसेज को कैसे खोलेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास तो खुद की पब्लिक की और प्राइवेट की है, तो ये उस मैसेज को नहीं खोल सकता। ठीक है, मान लिया बी ने खुद की प्राइवेट की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया, तो बी इस मैसेज को कैसे खोलेगा, क्योंकि इसके पास ना कि ए की पब्लिक की है ना ही प्राइवेट की है। मान लीजिए ए ने बी की पब्लिक की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया। ओके, बी ने क्या किया, पब्लिक की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया। तो ये मानो मैं से लिख रहा हूँ, मैसेज को बी की पब्लिक की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया। तो अब देखिए ये मैसेज कहाँ आएगा, यहाँ पे, और बी के पास इसकी प्राइवेट की है ऑलरेडी, क्या है, इसकी कुंजी है। ओके, तो इस मैसेज को ये आराम से डिक्रिप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। और ये पब्लिक की से बी की प्राइवेट की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी की भी प्राइवेट की को इस चैनल के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट की को इस चैनल पर डाल दिया तो इंट्रूडर तो आराम से उसको देख लेगा, रीड कर लेगा, इसलिए प्राइवेट की हम शेयर नहीं कर सकते। तो इसने क्या कर दिया, पब्लिक की शेयर की तो इंट्रूडर देखे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे तो हैकर देखे कोई भी देखे, पर इसकी चाबी तो बी के पास ही है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो रिसिपिएंट है उसकी जो पब्लिक की है उससे आप लॉक करो, और रिसिपिएंट की प्राइवेट की से उस लॉक को खोलो। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो ये ए इज एनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ बी। ये क्या करेगा, बी की पब्लिक की के साथ उसको एनक्रिप्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ डैश कैन फॉरवर्ड और ब्लॉक पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब ये बात कर रहा है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अगर कोई पैकेट है तो उनको ब्लॉक कर सकता है। तो जो फायरवॉल है कौन सी है, प्रॉक्सी फायरवॉल है, या फायरवॉल है, या पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, या मैसेज डाइजेस्ट फायरवॉल है। तो देखिए फायरवॉल आप देखिए, सबसे पहले देखिए लेयर 3 फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। तो लेयर 3 फायरवॉल फिजिकल लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर प्लस नेटवर्क लेयर तक काम करेगी। अब देखिए अगर नेटवर्क लेयर तक काम करेगी तो ये क्या करेगी, किसी भी पैकेट को ब्लॉक कर सकती है ना। कोई अगर आपने मैसेज भेजा, आपने कोई पैकेट भेजा, उसको ब्लॉक कर सकती है। कौन सी लेयर, लेयर 3 फायरवॉल, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर तक काम करती है। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए आप सेकंड के ऊपर, लेयर 4 फायरवॉल। अब देखिए लेयर 4 फायरवॉल क्या करेगी, नेटवर्क लेयर तक तो काम करेगी, प्लस ये ट्रांसपोर्ट लेयर तक भी काम करेगी। ओके, और इस जो लेयर 3 फायरवॉल उसका एक और नाम है, क्या वो नाम है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो लेयर 3 फायरवॉल को हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं। पैकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क लेयर के ऊपर पैकेट का यूज करते हैं हम। ठीक है, लेयर 4 फायरवॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क करती है। ये क्या करती है, किसी भी सर्विसेज को भी ब्लॉक कर सकती है, किसी की सर्विसेज को भी ब्लॉक कर सकती है। ओके, क्योंकि इस लेयर के ऊपर देखिए ये जो प्रोटोकॉल है, पोर्ट्स है। लेयर 4 जो ट्रांसपोर्ट लेयर, वहां पे क्या पोर्ट्स रन करते हैं, तो ये क्या करती है, पोर्ट्स को ब्लॉक कर देती है। तो क्या होगी, उसकी जो सर्विसेज होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए लेयर 5 फायरवॉल। इस फायरवॉल को हम
प्रॉक्सी फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉक्सी फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं। ये फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर प्लस नेटवर्क लेयर प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस आप इसको एप्लीकेशन लेयर, ओके, ये पांचों लेयर है वहां तक काम करती है, ओके ना। ये एप्लीकेशन लेयर तक भी काम करती है। कौन सी फायरवॉल? प्रॉक्सी फायरवॉल। और ये क्या करती है? पर्टिकुलर यूजर को भी ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि जब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही है तो ऑब्वियसली सारे मैसेज से रीड कर सकती है, कौन यूजर अंदर जा रहा है, कौन बाहर है, सारी ट्रैकिंग कर सकती है आराम से। तो ये यूजर को भी ब्लॉक कर सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डैश कैन फॉरवर्ड और ब्लॉक पैकेट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक कौन सी लेयर वर्क करती है। तो अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की बात करें इसकी, तो ये क्या करती है? नेटवर्क लेयर तक ही काम करती है। और फायरवॉल नहीं, प्रॉक्सी फायरवॉल इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये पांचों लेयर पर काम करती है। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर तक भी रन कर सकती है। मैसेज डाइजेस्ट फायरवॉल इसको छोड़िए, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? प्रॉक्सी फायरवॉल, ओके। आपको मेन जो दिया हुआ था वो प्रॉक्सी फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल दिया हुआ था। इसके अंदर से आपको हमेशा ऑप्शन चूज करना होता है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा पैकेट फिल्टरिंग तक, कभी आ जाएगा प्रॉक्सी फायरवॉल का। तो ये आपको नीचे जो मैंने बताया आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोकोमो स्टैंड फॉर। तो जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, कोकोमो क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। व्हाइल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइन ऑफ कोड प्लस फंक्शन पॉइंटर, लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंटर आर यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो दोनों चीजें हैं किसके लिए काम आती है? साइज ऑफ सॉफ्टवेयर मेजर करने के लिए, लेंथ ऑफ कोड के लिए नहीं, फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर के नहीं, नन ऑफ द नहीं। तो इसका आंसर क्या? साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट हैव। तो अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर क्या कपलिंग ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कोहेजन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख लिया स्टूडेंट, कपलिंग और कोहेजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, मैं बता देता हूँ एक हिंट। जैसे कपलिंग, ओके, कपलिंग मीन्स दो कपल, ये आप मान लीजिए दो कपल। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, ओके। एक कपल को आप एक अलग मॉड्यूल मान लीजिए, एक कपल को आप एक दूसरा मॉड्यूल मान लीजिए। और कोहेजन का मतलब क्या हो जाएगा? तो कपलिंग का मतलब दो अलग अलग मॉड्यूल हो गए, तो कोहेजन का मतलब क्या हो जाएगा? एक मॉड्यूल, ओके। तो अब देखिए हमेशा क्या होनी चाहिए? कपलिंग हमेशा कम होनी चाहिए, कपलिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और कोहेजन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ये एक अलग मॉड्यूल है और ये एक अलग मॉड्यूल है पूरा, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा से वेरिएबल है, ओके, और इसके अंदर भी कुछ डेटा है, मेंबर से वेरिएबल है, फंक्शन से डिफाइन कर रखे। तो मॉड्यूल्स के बीच में वेरिएबल्स का जो इंटरेक्शन है वो हमेशा कम होना चाहिए, ओके, कम होना चाहिए, न की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या बोला हुआ है देखिए, लो मॉड्यूल कपलिंग, कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये आपस में तो इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये मॉड्यूल है, इसके अंदर भी तो डेटा वेरिएबल्स आपस के अंदर डेटा शेयर कर सकते हैं। जो डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, जो देखिए आपस के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए? खुद वाले मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए, ओके। आप दूसरे मॉड्यूल के अंदर इनको इंटरेक्शन कम करना चाहिए, इंटरेक्शन क्या कम करना चाहिए। तो कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए और कोहेजन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जो भी आपको फंक्शन से शेयर करने हैं, डेटा शेयर करने हैं, वेरिएबल शेयर करने हैं, वो आप उसी मॉड्यूल के अंदर शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए अगर अलग अलग मॉड्यूल में करेंगे तो सिक्योरिटी इशू भी रहेगा, ओके ना, फिर सॉफ्टवेयर ओवरलोड भी बढ़ जाएगा। और अगर सेम मॉड्यूल के अंदर करेंगे तो सिक्योरिटी इशू भी नहीं रहेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कपलिंग हमेशा कम होनी चाहिए और कोहेजन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आपको कपलिंग कोहेजन में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट भूल जाते हैं कि यार कपलिंग ज़्यादा रखना था या कोहेजन कम करना था, कपलिंग कम रखना था या कोहेजन ज़्यादा रखना था। नहीं, कपलिंग में दो कपल है तो दो कपल को आपस में बातें बहुत कम करनी, आप ये समझ लीजिए। 6 क्वेश्चन देखिए, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फ्लो ग्राफ ऑफ जी विथ n वर्टिसेस एंड e एजेस। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो आप ये देख लीजिए। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एजेस माइनस नोड प्लस 2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ओके। सेकंड क्या हो जाएगा?
टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन प्लस 1। और थर्ड जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनमें से आपको कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रखना है, यूज कर सकते हैं। n+1, n क्या होगा, नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स। तो देखिए आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, इन तीनों के ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है और फॉर्मूला बेस्ड आता है। ओके, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे आता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो मैं बना देता हूँ फटाफट आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको क्या निकालना है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला का यूज कर दिए। ये क्या होता है, एजेस माइनस नोड प्लस 2। तो एजेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस नोड कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया, 7 माइनस 6 क्या, 1 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ओके, ये पूरी एक एज है। फिर देखिए सेकेंड से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन प्लस 1। तो बाउंडेड रीजन देखिए, एक तो बाउंडेड रीजन देखिए, एक ये वाला रीजन बाउंडेड है 1 और एक ये वाला रीजन बाउंडेड है 2। तो यहाँ आप लिखिए क्या हो जाएगा, 2 बाउंडेड रीजन प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट देखिए n+1 क्या है, नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट प्लस 1। ओके, ये रहा प्लस 1। तो देखिए डिसीजन स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे बताया मेरे को, ये देखिए एक तो ये रहा डिसीजन स्टेटमेंट और दूसरा ये डिसीजन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये 1 2 3 लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, जिसके बाद हम डिसीजन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई डेटा या इसके बाद यह डेटा या तो इधर जाएगा इधर जाएगा, तो यहाँ पे डिसीजन हो रहा है। फिर देखिए 2 के बाद डेटा है तो इधर जाएगा इधर जाएगा, इसके बाद ही डिसीजन हो रहा है। और कहीं पे भी आप देखिए डिसीजन नहीं हो रहा है, यहाँ से आने के बाद इधर ही जाएगा। तो डिसीजन स्टेटमेंट कितने हैं, 2 + 1 3। तो आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ये यूजीसी नेट अगर आप एग्जाम देते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है और फॉर्मूले आपके लिए हेल्पफुल है। 7 क्वेश्चन देखिए, व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इनिशियली x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रिंट क्या कराना है, x भी प्रिंट कराना है, y भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x और ये क्या हो जाएगा y। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 0। अब मान लीजिए इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर आए y इक्वल टू y के अंदर वैल्यू आई किसकी, x की। तो x क्या है, x प्लस प्लस। अब देखिए x क्या है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अभी क्या है 1 पहले ट्रांसफर का होगा y में, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। आपको ध्यान रखना क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो x की वैल्यू क्या 1 कहाँ ट्रांसफर हुआ y के पास, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए y की वैल्यू 1 हो गई, x इंप्लीमेंट हो गया। अब क्या होगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि x क्या है प्लस प्लस। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2, 1। इसका आंसर क्या A सही है। अब मान लीजिए इसी जगह आपको दिया हुआ y प्लस प्लस x, इस केस के अंदर क्या आंसर होगा बताइए आप मेरे को। तो देखिए x और y की वैल्यू वापस लिख लेते हैं 1 और 0। अब देखिए y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो देखिए प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो x की वैल्यू यहाँ रखिए 1 और प्लस प्लस मतलब पहले बढ़ जाएगा, तो 1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगी y के अंदर, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। उस केस के अंदर आंसर क्या आ जाता 2। ओके, एट देखिए हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे a -1 to m और 1 to m। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना आपको इंडिकेशन पर्पस के लिए दिया हुआ है, ये क्या रेंज दी हुई है। आप इसे मान सकते हैं -1 to m ओके और 1 to m। तो आपको दिया हुआ कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन, ये एरे कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 to m, इसका मतलब इसके पास वैल्यू कितनी हो गई m वैल्यू हो गई। ओके, m वैल्यू हो गई ना, 1 से काउंट चालू करेंगे। अब m की वैल्यू आप मान लो 3 रख लो। चलो आप तो ऐसा करो उसके अंदर वैल्यू रख लो। तो m की वैल्यू 3 रख दी तो वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर 1 2 और 3। अब ये 3 यहाँ पे रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा -1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा -1 0 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आई 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 3। ओके, तो अगर m रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी m और यहाँ क्या आएगी m + 2।
2 वैल्यू ज़्यादा आ रही ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 2, तो m की जगह हम 3 रख देंगे, 3 + 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m और n + 2। 9 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आप ये मान के चलिए इससे 1-2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसके अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का, तो देखिए मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर के अंदर ही मिलेंगे इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको जो ये ऑपरेटर दिए हुए एंड, प्लस, स्लैश या ब्रैकेट, इनकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इनकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंसी मतलब क्या है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिए, यू आस्क ब्लैक, ये आपको ध्यान रखना है, याद रख लो आप, UASCBLAC। ओके, यू का मतलब क्या है, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर हमेशा सोल्व होंगे। यूनरी ऑपरेटर के अंदर क्या आएंगे, देखिए ये नोट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, स्टार, एम्परसेंड टाइप, साइज ऑफ। ओके, और इसके बाद क्या होगा इनका, फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंदर भी देखिए स्टार, स्लैश और मोड, ये पहले सोल्व होंगे और प्लस और माइनस इनके बाद सोल्व होंगे। फिर देखिए शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कंपेरिजन, लेफ्ट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर यहाँ देखिए बी क्या है, बिट वाइज, एंड फिर देखिए लॉजिकल के अंदर ये आपको ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए असाइनमेंट के अंदर इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर दिए हुए, और फिर ये कोमा। तो आपको प्रेसिडेंसी इनकी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी, मतलब इनको हमेशा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। और इनके सोल्व करने का तरीका क्या है, राइट टू लेफ्ट है, किसका, यूनरी का और लॉजिकल का और असाइनमेंट का। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे हुआ है, 1 % 2 + 3/4। तो देखिए सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये ब्रैकेट सोल्व होंगे। अब ब्रैकेट सोल्व हो गए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, उसके बाद क्या सोल्व होगा, एम्परसेंड और स्लैश, तो दोनों को अलग सोल्व कर सकते हैं अपन आराम से। तो यहाँ देखिए पहले मैं ये कर लेता हूँ, 3/4, तो देखिए 3 अगर 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ओके, प्लस, ठीक है, डेसिमल में नहीं आएगा, इंट के अंदर आप बात कीजिए, 3/4 क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए 1 और 2, यहाँ पे देखिए बिट वाइज एंडिंग कर रखी है, तो 1 को आप ओपन करिए, क्या होता है 0 1, 2 को ओपन करिए, क्या होता है 1 0, इनका बिट वाइज एंडिंग करनी है। 1 × 0 क्या, 0, 0 × 1 क्या, 0, ओवरऑल निकले 0, 0 + 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका सही आंसर, 0 इसका सही आंसर। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनके अंदर से डेटाबेस मैनेजमेंट का टाइप कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट का टाइप कौन सा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और हायरार्चिकल डेटाबेस। इतने 8 तरीके ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, टाइप ऑफ डेटाबेस। ओके, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो डी, सीक्वेंशियल डेटाबेस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो मेरा तरीका वो समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।